नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। यहां हम कुल 20 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, यानी हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं ताकि आपको विस्तृत ज्ञान हो सके, परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। और मैं आपको बार बार कहता हूं साथियों कि मेरा सपोर्ट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथी को भी मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सिस्टम को। कहता है कि संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति की प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। प्रथम वाचन के बाद, द्वितीय वाचन के बाद, तृतीय वाचन के बाद या चतुर्थ वाचन के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तृतीय वाचन के बाद जो है प्रारूप समिति के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान किया गया था। संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, संविधान निर्माण के लिए कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए थे। ठीक है, पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को ही याद रखिएगा संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान के अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे, लेकिन संघवाद नहीं जोड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। राइट, इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में यानी प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को? आंसर कीजिएगा। देखिए, भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है संसद को है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने या नए राज्य की स्थापना करने का अधिकार भारत की संसद को है। राइट, यह शक्ति संसद को किन अनुच्छेदों के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत प्राप्त है। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या प्रावधान करता है? संसद विधि द्वारा, है ना, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है, यानी अनुच्छेद नए राज्यों की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या प्रावधान करता है? संसद किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेदों से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में क्या लिखा गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान किया गया है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। राइट, किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है?
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है, और इसे राज्य के कर्तव्य में शामिल किया जाता है। यानी नीति निर्माण करते समय राज्य जो है इन तत्वों को लागू करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, दूसरी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी? दूसरी बार, ठीक है, पहली बार 1965 में, ठीक है, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 दिसंबर 1971। भारत में देखिए अब तक जो है 3 बार, कितनी बार? 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 पाकिस्तान युद्ध के समय और 1975 आंतरिक अशांति के कारण जो है भारत में आपातकाल लगाया गया था। पहला आपातकाल 1962 में भारत चीन, दूसरा आपातकाल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। राइट? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये पहले लोकसभा स्पीकर थे, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 6ठे राष्ट्रपति थे, ठीक है, और निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। क्लियर? इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था और लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष भी रहे थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित किए गए हैं? 27, 26, 25 या 24? लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 स्थान निर्धारित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए राजस्थान राज्य के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें निर्धारित है? 25 सीटें निर्धारित है। लोकसभा में की बात कर लिया जाए तो इसमें कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है, ठीक है। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। राइट? नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट या याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट या याचिका दायर की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हैवियस कॉर्पस, ठीक है। देखिए यहां 5 प्रकार की रीटों की हम यहां पर चर्चा करेंगे। क्लियर? जो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है, ठीक है, यानी हैवियस कॉर्पस जारी किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है तो न्यायालय जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करती है और जारी करके आदेश देती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए ताकि उसकी हिरासत की वैधता की जांच की जा सके, ठीक है। दूसरे प्रकार का रीट कौन है? परमादेश है। यह रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश देती है। राइट? उत्प्रेषण, यह रीट निचली अदालत या न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। क्लियर? अधिकार परीक्षा, यह रीट किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद अवैध रूप से बने रहने से रोकती है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई भी पद धारण किया हो, ठीक है, तो उससे अधिकार परीक्षा करके यह पूछा जा सकता है कि आप किस हैसियत से पद हासिल किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लीजिए, भारत में विधायी परिषद की रचना
सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 के अधिनियम एक्ट, चार्टर एक्ट के द्वारा, है ना। देखिए, भारतीय विधान परिषद की स्थापना चार्टर अधिनियम 1853 के तहत की गई। इसके तहत 6 नए परिषदों को शामिल करने का प्रावधान किया गया था, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता था। ठीक है, और यह अधिनियम किसके कार्यकाल में लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया था। राइट, नेक्स्ट कर लीजिए, निम्न में किससे सार्वजनिक धन का प्रहरी माना जाता है? तो सार्वजनिक धन का प्रहरी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वित्त आयोग की बात कर लिया जाए तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, योजना आयोग को की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन 2015 में से खत्म करके नीति आयोग लाया गया है। देखिए, भारत में सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राइट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कार्यकाल इनका 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु, इसमें जो भी पहले हो जाए। ठीक है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे सौंपा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति को, जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति जो है लेखा परीक्षा को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। राज्य से संबंधित खातों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसे सौंपा जाता है? राज्यपाल को सौंपा जाता है, और राज्यपाल राज्य के विधायिका के समक्ष रखता है। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के निर्माण की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? त्रिस्तरीय पंचायत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई थी। देखिए, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। राइट, 3 स्तर कौन कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। राइट, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज बनाने का सिफारिश किया था? 2 स्तरीय। क्लियर है। एलएम सिंधवी किससे संबंधित है? ये भी पंचायती राज संस्थान से संबंधित है, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। राइट, चलिए अगला सवाल, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र नहीं है? घोड़ा है, हाथी है, शेर है, ऊंट यहां पर नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की पट्टी में ऊंट चित्रित नहीं है। कौन कौन है? हाथी, घोड़ा, बैल और शेर। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अब बंद कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन इसे अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता था? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता था। पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता था? योजना आयोग द्वारा बनाया जाता। योजना आयोग की स्थापना बता चुका हूं 1950 में की गई थी, लेकिन 2015 में खत्म करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। मिनर्वा मिल्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस मुकदमे में दिए गए फैसले की पुष्टि की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
केशवानंद भारती मुकदमा। देखिए, मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 के केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले की पुष्टि की थी। ठीक है, इसमें मूल संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया गया था। केशवानंद भारती मामला क्या था? 1973 का मामला था दोस्तों ये। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को स्थापित किया था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ठीक है, राइट। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? निम्न में से किस मौलिक अधिकार द्वारा बलात् श्रम एवं स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है? कौन सा अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम, मानव तस्करी पर रोक लगा दी गई है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो एकल नागरिकता प्रदान करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। देखिए, भारतीय संविधान पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजन प्रदान करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत का नागरिक किसी राज्य का नागरिक नहीं होता, बल्कि वह केवल भारत का नागरिक होता है। राइट। नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता से संबंधित प्रावधान को शामिल कर दिया गया है। राइट। चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 224, इसमें रीट दिया गया है दोस्तों, रीट का प्रावधान किया गया है, ये तो सही सुमेलित है। ठीक है, अनुच्छेद 31C में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए प्रावधान है, बिल्कुल सही है। 51A 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, जिसमें मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद मंत्री परिषद से संबंधित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है? इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, उपचारों का अधिकार दिया गया है। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C याद करके रखिएगा, अनुच्छेद 31C, ठीक है, 1971 के 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है। अनुच्छेद 39B और 39C में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के तहत चुनौती दिए जाने से बचाता है। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, बिल्कुल गलत है। लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से, ये भी कथन यहाँ पर गलत है दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से, ये भी यहाँ पर गलत है। संसद की जांच करने वाले संसद के 2/3 बहुमत से। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, किस आधार पर लगाया जाता है? यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस पर उस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, प्रस्ताव 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए दोस्तों, और लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित भी होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। राइट। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। निम्न में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है?
देखिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ठीक है, इसमें समान सीट नहीं है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी समान सीटें नहीं है, गुजरात और राजस्थान में भी। देखिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं, ठीक है। और असम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। झारखंड और असम में लोकसभा की समान सीटें प्राप्त है। देखिए आंध्र प्रदेश में 24 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु में 39, गुजरात में 26 है, राजस्थान में 25 है, झारखंड में 14, असम में 14। नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा? देखिए मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में यदि आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो 0 मौलिक कर्तव्य थे, यानी एक भी मूल कर्तव्य नहीं शामिल था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। उस समय 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य है, और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। राइट, 11वां मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।